Hello students, welcome to Study Khazana, and again I am here and we're going to continue the chapter Contemporary South Asia. As we have discussed in our earlier chapter about the various countries in South Asia, we have discussed about Nepal, Bangladesh, and we have discussed about Pakistan also. Now in this class specifically we're going to discuss about India and Pakistan conflict. Obviously हम जो है साउथ एशिया की बात कर रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट डिस्कस ना करें तो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा. एंड मोस्ट प्रोबेबली यू ऑल आर नोइंग अबाउट द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, बट स्टिल हम लोग जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन हम लेंगे इस सेशन के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस. इंडिया एंड पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो शुरू से ही बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड और बहुत ज्यादा टेंस रहे हैं, ये आपको पता ही है. पाकिस्तान जो है वो भारत से ही निकली हुई जो है एक देश है. 14 अगस्त को ये फॉर्म हुआ था और जैसे ही 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था उसके बाद ही जो है एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी और कम्युनल राइट्स हो गए थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में. उसके बाद कश्मीर पे इशू आ गया था. कश्मीर के ऊपर जो लड़ाई हो गई थी कि हु विल गोइंग टू सक्सीड द कश्मीर, और पाकिस्तान इंडिया पे क्लेम लगा रहा था कि जबरदस्ती इंडिया ने जो है वो कश्मीर पे अटैक किया है. कश्मीर का जो राजा था वो डरा हुआ था कि पाकिस्तान अटैक ना कर दे, जो कबीलिया ग्रुप है वो उस पे अटैक ना कर दे. तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से बोला कि भाई आप मेरी मदद करिए. तो इंडिया ने मदद करी और जो भी अटैक था उससे कश्मीर को बचाया. लेकिन आज भी जो कश्मीर का इशू है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो आज भी जो है रिजॉल्व नहीं हुआ है, ये आप भी जानते हैं. ठीक है, बहुत ही अलग अलग सोच है कश्मीर के कन्फ्लिक्ट को लेके. वी क्लेम दैट कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया. पाकिस्तान क्लेम दैट कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम है तो वो हमारा हिस्सा होना चाहिए. और कई लोग तो कश्मीर के लोग हैं जो वो ये भी चाहते हैं कि ना हम पाकिस्तान के साथ मिले ना हम इंडिया के साथ मिले. तो पाकिस्तान और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट है वो ये तो कन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा है जो आज तक कंटिन्यू ही है, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में उसको लेके भी डिस्प्यूट है कि पाकिस्तान उसको मानता ही नहीं है. तो देर आर मेनी मेजर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो 1947 से लेके अब 2017 हो गया. फिर भी मुझे नहीं लगता कि उसका कोई सॉल्व होने पे सॉल्यूशन कुछ निकल के आता है. तो हालांकि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान अपनी ये एथनिक, टेरिटोरियल और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं अगर उसको खत्म कर सके तो दे बोथ हैव पोटेंशियल टू हैव टू बिकम लाइक मोस्ट प्रॉमिसिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. खैर, जो पहला कन्फ्लिक्ट तो 1947 के बाद ही शुरू हो गया था. उसके बाद सेकंड जो है एक सियाचिन ग्लेशियर है जिसकी लोकेशन जो है जम्मू कश्मीर के जो एक्सट्रीम टॉप में आपको मिलेगी, और एक छोटा सा पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर जो पाकिस्तान कहता है कि हमारा है और इंडिया कहता है कि हमारा है. और कई बार इसके ऊपर लड़ाई भी हुई है. एक बार जो है इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, मेघदूत इस एरिया को कैप्चर करने के लिए. तो सियाचिन ग्लेशियर पे भी जो है कन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और दे बोथ क्लेम दिस एरिया टू बी देयर पार्ट, बट अभी भी ये सिचुएशन जो है सॉल्व नहीं हुई है. इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कभी भी नॉर्मल हो ही नहीं पाए. अगर कभी पाकिस्तान कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्सा हो जाते हैं, पाकिस्तान प्रो चाइनीज हो जाता है, चाइना की तरफ इंक्लाइन हो जाता है. हम अगर कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं, अमेरिका की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं या हम रशिया की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आता. उसके बाद जो है इसमें बताया गया कि बहुत सारे कारण इसमें कन्फ्लिक्ट के बताए गए हैं. जैसे कि इसमें बताया गया है कि 1998 इंडिया कंडक्टेड अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पोखरान. राजस्थान के अंदर जो है इंडिया ने जो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था तो वो भी पाकिस्तान को पसंद नहीं आया कि भाई इंडिया कैसे हमसे आगे निकल रहा है. तो कुछ ही दिनों में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भी अपना जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया इन दी चगाई हिल्स इन पाकिस्तान. ठीक है, तो कई बार ऐसा हुआ कि ऐसी सिचुएशन आई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि फुल स्केल वॉर जो है होते होते बची है. लेकिन कई बार ऐसा हुआ भी है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई है
चाहे हम 65 की बात करें, चाहे हम 71 की बात करें, चाहे हम 1999 की बात करें, तो वी हैव लॉट ऑफ लाइक मिलिट्री कन्फ्लिक्ट वी हैव सीन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और अभी भी सिचुएशन कुछ कंट्रोल में या सेटल्ड हमें दिखती नहीं है, ठीक है। और वहां की गवर्नमेंट भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई स्टेप लेती है, बिकॉज वहां के लोग ही जो ये सोचते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की तरफ झुक रहे हैं, इंडिया की तरफ झुक रहे हैं, तो हम कमजोर हैं एंड ऑल दैट। तो रिलेशनशिप जो है अभी तक इतने सारे एफर्ट्स जो है करने के बाद भी रिलेशनशिप जो है कभी भी जो है नॉर्मल ही नहीं हो पाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बहुत सारे स्पेक्टिज्म है, बहुत सारे जो है शक है जो एक दूसरे पे हम लोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है इंडिया में टेररिज्म जो है सेंड करता है, कश्मीर के अंदर लोगों को भड़काता है, चाइना के थ्रू जो है एंटर करता है भारत के अंदर। तो कई सारे इश्यूज हैं जो अभी भी जो है जैसे पाकिस्तान के अंदर बोला जाता है कि टेररिस्ट जो है कैंप लगाए जाते हैं, मिलिटेंट्स को तैयार किया जाता है। तो ये सब चीजें इंडिया को हमेशा अनॉय करती है और हमेशा रिलेशनशिप कभी स्टेबल हो ही नहीं पाते। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान में एक डिमांड है खालिस्तान की, ठीक है, आपको पता ही होगा भिंडरा वाला इशू, आपको पता होगा गोल्डन टेम्पल वाला इवेंट आपको पता ही होगा। तो एक्चुअली में वहां से डिमांड है खालिस्तान की, ठीक है। अब पंजाब से पाकिस्तान लगता है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो खालिस्तान को जो डिमांड करते मिलिटेंट है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। और कई सारी जो उसकी पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है जैसे ISI है वो हम पे स्पाई करती है, बांग्लादेश और नेपाल के थ्रू हम पे नजर रखती है। तो एज अ रिजल्ट जो है और जो है इंडिया भी जो है और कई जगहों पे जैसे सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, वहां पे कई बार इलीगल जो एंट्री भी करी है और कई बार ऐसा कहा जाता है कि वहां से उन पे स्पाई भी की जाती है। तो देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट, देयर आर नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट्स वी कैन सी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे खत्म नहीं हो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा है। चाहे आप नॉर्थ की बात करें, चाहे आप वेस्ट की बात करें, यू हैव लॉट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद इंडिया एंड पाकिस्तान। खैर एक और डिस्प्यूट है शेयरिंग ऑफ वाटर लेके, रिसोर्सेज को लेके भी डिस्प्यूट है। जो इंडस नदी है वो चाइना से इमर्ज होती है मानसरोवर से, उसके बाद जम्मू कश्मीर में एंटर होती है और उसके बाद वो पाकिस्तान में जाती है। इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो पाकिस्तान में बहता है, ठीक है, और बाद में जो है वो मेन नदी में जाके मिल जाता है, अरेबियन सी में जाके मिल जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा ये डर लगा रहता था कि भाई जो इंडस नदी है वो इंडिया से होती हुई जाती है तो कहीं वो रास्ता ना रोक ले, कहीं हमें पानी की दिक्कत ना हो जाए। इंडिया चाहे तो हम पानी, अगर इंडस नदी रुक जाएगी तो पानी की स्कैसिटी हो जाएगी, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसके अंदर कुछ बातें डाली गई थी कि जैसे इरिगेशन के लिए, पानी पीने के लिए और छोटी मोटी जरूरतों के लिए जो है इंडिया जो है वो सिंध नदी के पानी को इस्तेमाल करेगा और टोटल जितना भी परसेंटेज है पानी का उसका 20% जो है वो इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। बात खास ये है कि आज तक ये ट्रीटी बरकरार है और कभी भी इंडिया ने इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करी। बट हमेशा जो है पाकिस्तान इस सस्पिशंस में रहता है कि कहीं पानी ना रोक ले इंडिया और जो है हमारे यहाँ वाटर स्कैसिटी ना हो। पर लकीली आज तक जो है इंडिया ने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया ने कभी इंडस के पानी को जो है इस्तेमाल किया हो पाकिस्तान को डराने के लिए या थ्रेट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक और डिस्प्यूट हो गया। एक और डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है नेम एज सर क्रीक इन रान ऑफ कच्छ। एक्चुअली में आपको पता ही है कि पहले जो लाहौर का हिस्सा है वो इंडिया के अंदर आता था, लेकिन डिवीजन के बाद वो अलग हो गया। ऐसा बोला जाता है कि गुजरात, इंडिया जो गुजरात की तरफ है, गुजरात और पाकिस्तान जो गुजरात के बाद पाकिस्तान लगता है, उसमें जो बाउंड्री है वो सर क्रीक बाउंड्री है जो रैन ऑफ कच्छ के पास है, जो दोनों की बाउंड्री को डिफाइन करता है। पर पाकिस्तान उसको भी नहीं मानता और बोलता है ये मेरा एरिया है,
ठीक है। तो बहुत सारी टेरिटोरी, हालांकि इस ये जो डिस्प्यूट है इसके बारे में आप ज्यादा नहीं सुनते, ज्यादा कोई मेजर इशू नहीं है, पर यहाँ पे भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट है कि पाकिस्तान सेज दैट कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर्स और इंडिया सेज कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो देयर आर लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स वी हैव, सोच में डिफरेंस है, लोगों को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज में फर्क है, फॉरेन रिलेशंस में फर्क है। इंडिया जो है ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, पाकिस्तान बहुत एग्रेसिव नेचर का है। हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, और स्टेबिलिटी तो है ही नहीं किसी चीज में। पावर जो है, पावर डिवाइड होनी चाहिए पर जो दूसरे की पावर है उसको ओवरकम ना करे। लेकिन वहां पे क्या है कि हर कोई किसी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जब अभी लास्ट लेक्चर में पाकिस्तान को हमने डिस्कस किया, आयूब खान को हटके याया खान आया, फिर उसके बाद आगे जो जनरल आया उसने उसको हटा दिया, मार दिया, असैसिनेशन कर दिया। मतलब जितना भी सक्सेशन हो रहा है वो असैसिनेशन के थ्रू हो रहा है। तो ऐसे अगर असैसिनेशन से आप आगे आएंगे तो कभी भी स्टेबिलिटी तो होगी ही नहीं, डेफिनेटली। वहां पे एक डिसकंटेंट, जेलस, कंपटीशन की भावना होगी, तो कभी भी इकोनॉमी जो है स्टेबल हो ही नहीं पाएगी। इंस्टेड कोई ऐसा जो है सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। खैर ये तो रही इंडिया और पाकिस्तान के साथ, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी दिक्कत जो है पाकिस्तान के साथ ही है। बहुत सारे हमारे और भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, जैसे बांग्लादेश हो गया, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हमारा क्या डिस्प्यूट है कि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश और हमारी बाउंड्री लगती है। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बांग्लादेश में जो है बांग्लादेश के लोग भाग के भारत में आते हैं। उसके बाद जब भारत कहता है बांग्लादेशों से जी भाई आप वापस लीजिए अपने लोगों को, तो वो कहता है कि भाई ये तो हमारे लोग है ही नहीं। उसके बाद बोला जाता है कि बांग्लादेश के लोग जो है वो जो उनके देश के अंदर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है। उसके बाद बांग्लादेश, एक्चुअली में बांग्लादेश को लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, बहुत छोटा देश है, और इंडिया जो है हमें हर बार बुली करने की या हमको जो है दबाने की कोशिश करता है। तो एज अ रिजल्ट बांग्लादेश भी कई बार जो है एग्रेसिव हो जाता है और चीजों को मटेरियलाइज स्टेबल करने की कोशिश नहीं करता। खैर ये भी दिक्कत है कि बांग्लादेश रिफ्यूज टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब हमें घूम के जाना पड़ता है। अगर हम बांग्लादेश से ही सीधा जाएंगे तो हम बहुत आसानी से नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में जा सकते, एक स्टेट्स में जा सकते हैं, पर बांग्लादेश की वजह से बीच में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया से बिल्कुल कट जाती हैं। उसके बाद से बोला गया कि जब इंडिया ने म्यांमार के साथ नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करनी चाहिए तो उसकी पाइपलाइन लगाने के लिए भी बांग्लादेश ने मना कर दिया। तो हालांकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर बट इससे कई बार आपस में एक तो डिसकंटेंट होता है, डेवलपमेंट के रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि इंडिया हमेशा हमारे साथ मिसबिहेव करता है, हमें बुली करने की कोशिश करता है, और शेयरिंग ऑफ वाटर को लेके जो है यहाँ डिस्प्यूट है ब्रह्मपुत्र रिवर का। उसके बाद ये बोला जाता है कि जो चित्तौंग हिल है बांग्लादेश के अंदर, वहां पे जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर जो है वो इंडिया का हाथ है, ठीक है। और बोला जाता है कि वहां से जो इंडिया जो है नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक जो है ये जो छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं ये अभी तक ढंग से रिजॉल्व नहीं हो पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इंडिया के पाकिस्तान के साथ ही जो है रिलेशन खराब है, बांग्लादेश के साथ भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। पर फिर भी इंडिया की खास बात यह है कि नेबर्स के लिए हमेशा उसने, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, जब भी उनको कोई पॉजिटिविटी दिखती है हम हमेशा जो है एक फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाते हैं और हमेशा हम हेल्प करते हैं। तो इंडिया ने जो है इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस हैव बीन इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली इन लास्ट 10 years, ठीक है। जो लुक ईस्ट पॉलिसी है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, उसके अंदर बांग्लादेश ने इंडिया का सपोर्ट किया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ उन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करी है।
उसके बाद बोला गया कि म्यांमार के को भी हमने कई बार मदद करी है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट का इशू हो, चाहे एनवायरमेंटल इशू हो, ठीक है, और दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखे हैं। और ऐसा बोला जाता है कि एक बार जब म्यांमार जो है वाज अटैक्ड बाय श्रीलंका, तो बहुत ही इट was another country, sorry. So there was efforts have been made continuously to improve the economic relation, political relation, ठीक है। तो प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इंडिया has tried to maintain economic relation with their neighboring countries, हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो। चाइना although is not a part of South Asia, पर साउथ एशिया से ज्यादा दूर भी नहीं है चाइना। तो खैर सबके साथ जो है कॉर्डियल रिलेशन बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद नेपाल और इंडिया के तो शुरू से ही बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, और टूरिज्म है, नेपाल जाने के लिए कोई वीजा भी आपको जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से नेपाल जो है विजिट कर सकते हैं। हालांकि नेपाल के लोग भी ये सोचते हैं कि इंडिया जो है वो नेपाल के पर्सनल इश्यूज में इंटरफेयर करता है, और उसके जो पर्सनल इश्यूज में इंटरफेयर करता है, और बार बार जो है सॉवरेनिटी में इंटरफेयर करता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट उसके बावजूद भी जो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। और खैर बोला जाता है कि कई बार टेंशन हो जाती है नेपाल और इंडिया के बीच में, जब नेपाल जो है चाइना की तरफ जो था थोड़ा इंक्लाइन हो जाता है, या चाइना और नेपाल कोई एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। ऐसा बोला जाता है कि नेपाल के थ्रू जो चाइना के माइस्ट है, कम्युनिस्ट है, वो भारत के अंदर ट्रेवल करते हैं, एंटर करते हैं, और नेक्सलाइट, यू नो अबाउट द नेक्सलाइट इन छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वहां पे उसको प्रमोट किया जाता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, आर्म जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो बेसिकली, और इंपोर्ट किए जाते हैं। तो बेसिकली जो है ये जो है इंडिया को कभी कभी दिक्कत करता है। और सो दिस वॉज रीजन वाई, ठीक है, लेकिन ये रीजन है जिसकी वजह से नेपाल और इंडिया के बीच में कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन इंडिया ने कई बार जो है नेपाल की मदद भी करी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बायलैटरल ट्रीटीज की बात हो। इंडिया हेल्प्ड नेपाल टाइम टू टाइम। जब डिजास्टर अर्थक्वेक आया था कुछ समय पहले, तो भी इंडिया ने नेपाल की मदद करी थी। तो खैर, और नेपाल की भी करेंसी का नाम रुपए है। तो बेसिकली रिलेशन बहुत है नेपाल और इंडिया के बीच में। अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि कुछ एग्रेशन हो, पर ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहा है रिलेशन। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के भी सिर्फ एथनिक डिस्प्यूट्स के अलावा और कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, और इंडिया हेल्प्ड श्रीलंका को, उन्होंने हेल्प करी थी जब वहां पे सुनामी आई थी। और हालांकि जब से जो इंडिया की जो फोर्सेस हैं वापस आई हैं, तो वो कोशिश ये करती हैं कि ज्यादा श्रीलंका के पॉलिटिकल इश्यूज में इंटरफेयर ही ना करें, और बाकी सब ठीक है। उसके बाद हमेशा इंडिया कोशिश करता है कि जो तमिल का इशू है उसमें न्यूट्रल रहे, ज्यादा इंटरफेरेंस ना करे। उसके बाद से बोला गया है कि भूटान और इंडिया के भी बहुत अच्छे रिलेशन है, कोई मेजर कन्फ्लिक्ट तो है नहीं। इवन भूटान का जो मोनार्क है उसने हमें जो है नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में जो गुरिल्लाज और मिलिटेंट्स हैं उनको हटाने में मदद करी थी, और जो इंडिया ने जो है वो भूटान के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने में मदद करी है, ठीक है। और उसके बाद मालदीव्स के बारे में बोला गया है कि मालदीव्स जो हमने डिस्कस किया था अभी, इंडिया के रिलेशन उनके साथ वार्म एंड कॉर्डियल है। और कई जो तमिल 1998 का एक इश्यू बताया गया है कि तमिल मिशनरीज ने जब मालदीव्स पे अटैक किया था तो बहुत जल्दी जो है इंडिया ने अपना एयरफोर्स जो है वहां पे दिया था और उनकी जो उनको मदद करी थी। एंड वहां ऑब्वियसली इंडिया हेल्प मालदीव्स इन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज, ठीक है। तो इंडिया के जो रिलेशंस है, एक्चुअली में बोला जाता है कि दिक्कत यह है कि इंडिया के आसपास जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है,
सबके साथ हमने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी, पर कह लीजिए डेस्टिनी कह लीजिए या सिचुएशन ऐसी कह लीजिए कि कुछ ना कुछ कुछ नेगेटिव या कुछ एग्रेशन या कुछ टेंशन बन ही जाती है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि नेबर्स ने धोखा भी दिया, ठीक है। तो इस वजह से कभी भी रिलेशन जो है ढंग से स्टेबल हो ही नहीं पाते, क्योंकि अगर ढंग से स्टेबल हो पाते हैं ना तो साउथ एशिया बहुत एक डोमिनेंट, अगर साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया एक हो जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर ब्लॉक बना सकते हैं। खैर, एक चीज और इसमें बताई गई है कि जो कन्फ्लिक्ट है सिर्फ इंडिया और नेबरिंग के साथ नहीं है, नेबरिंग कंट्रीज, कई बार आपस में भी इन कंट्रीज का कन्फ्लिक्ट हुआ है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि नेपाल और भूटान का कन्फ्लिक्ट है, बांग्लादेश और म्यांमार का कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। नेपाल और भूटानी से बोलते हैं कि आपस में जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ये देश में एंटर करते हैं, जिससे पॉपुलेशन पे असर पड़ता है और ऑब्वियसली वो इट क्रिएट टेंशन इन द कंट्री। बांग्लादेश और म्यांमार में रोहिंग्या की प्रॉब्लम है जो आजकल चल भी रही है। म्यांमार से बोला जाता है कि दे एंटर्ड इन म्यांमार, ठीक है। तो उसके बाद बांग्लादेश और नेपाल का जो है हिमालयन रिवर्स के ऊपर जो है डिस्प्यूट है, शेयरिंग ऑफ वाटर पे डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज का डिस्प्यूट है, आपस में भी कई छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं जो देखने को मिलते हैं। अच्छा, हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट वर द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड पाकिस्तान, पर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द गुड steps taken to encourage good relation or positive relation between the two countries, चाहे भूटान हो, चाहे मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश हो। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी रिलेशंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और विद इंडिया और बिटवीन द कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी जो है उतना ही इंपॉर्टेंटली पढ़ना है जितना प्रीवियस हमने इंडिविजुअल स्टोरीज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इसका पीस एंड कॉपरेशन, इसके अंदर स्पेसिफिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ हम किसको पढ़ेंगे, सार्क को। इसमें हम सार्क को पढ़ेंगे। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बनाया था इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉर्पोरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ईच अदर। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है इट मेनली कंप्राइजेज ऑफ अफगानिस्तान, आई राइट हियर, इट मेनली कंप्राइजेज ऑफ अफगानिस्तान, okay, then Bangladesh, I think there is some problem, so I'll tell you orally. It comprises of Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India and Maldives and Sri Lanka. I repeat, it comprises of Bangladesh, it comprises of Afghanistan, Bhutan, India, Nepal, Maldives and श्रीलंका, ओके। ये जो ग्रुप है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली जो है इट वाज फाउंडेड इन 1985, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इट वाज हेल्ड इन ढाका, ओके, बांग्लादेश ढाका। और जो इसका जो मेन सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू में, मेन ऑफिस जो है वो काठमांडू नेपाल में है। और पर्पस यही था कि आपस में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल जो है डेवलपमेंट करना, एक दूसरे की मदद करना। और ये बेसिकली टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि काफी कोशिश करी है साउथ एशियन कंट्रीज ने आपस में पीस और कॉपरेशन बनाने की, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सार्क, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये 1985 में फॉर्म हुई थी और इसका पर्पस यही था कि जितनी भी कंट्री मेंबर्स हैं साउथ एशिया की वो अपनी डेवलपमेंट में काम कर सकें, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि आसपास कंट्रीज के साथ इंटर कंट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सार्क उतना सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहा है जितना और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। खैर, इससे बोला गया है कि 2004 में जो सार्क थे
उन्होंने एक एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया था, प्रपोजल जो है इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, जिसका मेन पर्पस ये था कि जो आप जब इंटर कंट्री ट्रेड करते हैं तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो 20% रिबेट हो, डाउन हो, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट किया गया था 2004 में और 2006 में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया था, ठीक है। तो साफ्ता भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कोशिश की गई है कि साउथ एशियन कंट्रीज जो है आपस में मिलजुल के काम कर सके, एक दूसरे की डेवलपमेंट में काम कर सके। और एक छोटा सा फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 2015 में बताया गया कि जो सार्क की जो कंट्रीज हैं वो पूरे वर्ल्ड की 3% ऑफ एरिया कवर करती है, 21% की पॉपुलेशन कवर करती है और 9.12% की ग्लोबल इकोनॉमी शेयर करती है। 2015 एज पर 2015 जितनी भी ये सार्क कंट्रीज हैं, बोला गया कि इनकी जो टोटल एरिया कवर है वो वर्ल्ड का 100% में से 3% है, जो पॉपुलेशन है वो 100% में से 21% है और जो ग्लोबल ट्रेड शेयर है, इकोनॉमिक शेयर है, वो वर्ल्ड के अंदर 9.12% है। दिस इज सिग्निफिकेंट। तो एक्चुअली कोशिश की गई है इसको सिग्निफिकेंटली और इफेक्टिवली ये काम कर सके, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज को डिस्प्यूट है, वो ज्यादातर मेन इशू बन जाते हैं जब भी मीटिंग होती है। जब भी मीटिंग होती है तो इसी के बारे में अब सबसे पहला तो डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान का ही हो जाता है। साउथ एशिया के अंदर जो मेजर प्लेयर हैं वो इंडिया और पाकिस्तान ही है। जब भी मीटिंग होती है तो सबसे पहले तो डिस्प्यूट्स डिस्कस होते हैं, उसके बाद जो है डेवलपमेंट की बात की जाती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैं साफ्ता के बारे में आपको बता रही थी, साफ्ता जो है जो 12th समिट हुई थी सार्क की, उसमें साफ्ता को इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में, ठीक है। तो यही सब इसमें डिस्कस हुआ है इस चैप्टर के अंदर। खैर एक चीज और इसमें बताई गई है कि साउथ एशिया के अंदर चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, बट चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यूएस भी इसके अंदर टाइम टू टाइम इंटरफेरेंस करता है, ऑब्जर्वर है, रेगुलर ऑब्जर्वर है और अपनी राय देता है, अपनी एडवाइस देता है और प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन साउथ एशियन ग्रुप एंड इन ऑल्सो इन साउथ एशियन कंट्री। Okay, so that is all about the chapter. Thank you so much. Do write me on Study Khazana if there is any problem. Bye.